मम्मी, आप देख रही हैं इन साड़ियों को। ये कैसी साड़ियां दी हैं भाभी के मायके वालों ने। उनको ये साड़ियां देते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई। लेकिन भाई, हमें तो अपने स्टैंडर्ड का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ऐसी साड़ी तो मैं 7 जन्म में भी ना पहनूं। देखकर ही चिढ़ हो रही है। मंजरी ने बहुत बुरा सा मुंह बनाते हुए अपनी माँ कावेरी जी से कहा। ये थी शादी के बाद पहली मुलाकात शोभिता की मंजरी से। मंजरी जो कि रिश्ते में उसकी ननद थी। शोभिता अभी अभी थोड़ी देर पहले ही तो डोली से उतरकर अपने ससुराल की दहलीज पर आई थी। मंजरी, तुमको लेनी हो बहू के बक्से से अगर कोई साड़ी रस्मों रिवाज के मुताबिक तो ले लो, लेकिन इस तरह के शब्द क्या तुम्हारे मुंह से शोभा दे रहे हैं? मंजरी के इतना बोलते ही उसकी माँ कावेरी जी और वहां आसपास बैठी सभी महिलाएं बोल पड़ी। मम्मी, ऐसी साड़ियां तो भाभी को ही मुबारक हो। उनका भले ही कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं लेनी इसमें से कोई भी साड़ी। शायद एक भी ढंग की साड़ी इसलिए नहीं दी कि ननद कहीं अपनी मनपसंद साड़ी अपनी भाभी के बक्से से निकाल ना ले। आजकल के लोग बड़े चालाक हो गए हैं। मंजरी ने दोनों हाथों को हवा में नचाते हुए अहंकार से भरकर कहा। वो किसी को भी अपने आगे कुछ समझती ही नहीं थी। उसके तो हर शब्द से जैसे अहंकार की बू आती थी। ये सब सुनकर शोभिता की आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। कितने प्यार से उसकी मम्मी ने एक एक साड़ी वर्षों से संजोई थी शोभिता के लिए, और मंजरी उन साड़ियों के लिए कैसी छींटाकशी कर रही थी। ये भी नहीं सोच रही थी कि उसकी इन बातों का उसकी नई नवेली भाभी पर क्या असर पड़ेगा। और शायद उसी समय एक अनचाही सी दीवार मंजरी और शोभिता के बीच में खड़ी हो गई। और कहा भी तो गया है, पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। इसलिए शोभिता के मन में एक गांठ सी पड़ गई मंजरी के व्यवहार को लेकर। फिर तो जितने दिन भी मंजरी उसके साथ में रही, हर बात पर अपने वैभव का गाहे बगाहे गुणगान शोभिता को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर करती ही रहती, और शोभिता को उसके मायके का ताना दे देकर नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। और बात भी वो सिर्फ उसी समय छेड़ती जब उसके पापा आसपास ना हो, क्योंकि उसे ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि उसके पापा बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी हैं और अपने सिद्धांतों के बहुत ही पक्के। वो ये बात तो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उन्होंने मंजरी के मुंह से अपनी बहू के लिए कुछ भी उल्टा सीधा सुन लिया तो उसको अच्छी खासी डांट पड़ जाएगी, और वो उसको आगे के लिए हिदायत देकर तुरंत डांट डपट कर चुप करवा देंगे। शोभिता को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मंजरी का इस तरह से बेकार की बातें करना। कावेरी जी भी बहुत समझाती मंजरी को, लेकिन जिसकी आंखों पर अहंकार का पर्दा पड़ा हो तो उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यही हाल मंजरी का था। शोभिता के पिताजी एक मामूली से स्कूल मास्टर थे और नरेंद्र बाबू भी उसी स्कूल में हेडमास्टर। नरेंद्र बाबू ने खुद आगे बढ़कर विनम्र स्वभाव वाली संस्कारी और सुशील शोभिता का हाथ अपने बेटे मधुर के लिए मांग लिया था। जीवेश, मेरी एक दिली इच्छा है, कहो तो मैं तुमसे कहूं? नरेंद्र बाबू ने कुछ सकुचाते हुए अपने मित्र जीवेश से कहा। नरेंद्र बाबू, क्या कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल निसंकोच कहिए। जीवेश ने अपने स्वभाव के अनुसार विनम्र शब्दों में कहा। जीवेश, ऐसा है कि मुझे शोभिता बिटिया बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मैं उसे अपने घर की बहू यानी कि मधुर की सहचरी बनाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं झोली फैलाकर उसे तुमसे मांगना चाह रहा हूँ। नरेंद्र बाबू ने विनम्र निवेदन के साथ कहा। अरे नरेंद्र बाबू, आप जैसा आदर्श व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है, लेकिन इतनी बड़ी बात आप इतना संकोच के साथ क्यों कह रहे हैं? आपने तो जैसे मुझ गरीब पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मैं तो खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा आपके परिवार में अपनी बिटिया को सौंपकर। उसके तो भाग्य ही खुल जाएंगे। जीवेश तो नरेंद्र बाबू की बात सुनकर भाव विभोर ही हो गए। लेकिन जीवेश, मेरी शर्त यही होगी कि शादी में किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होगा। नरेंद्र बाबू ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। नरेंद्र बाबू, मुझे तो सचमुच आपके रूप में जैसे भगवान ही मिल गए। कहाँ आजकल के समय में कोई भी अपने बेटे की शादी बिना लेन देन के करता है, वो भी हमारे जैसे परिवार में। जीवेश फूले नहीं समा रहे थे। जीवेश, मैं भी एक बेटी का पिता हूँ और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि एक बेटी की शादी में उसके पिता को कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैंने तो बहुत मजबूरी में अपने पुश्तैनी खेत खलिहान बेच बाच कर बेटी की शादी की, और उसी दिन प्रण कर लिया था कि अपने बेटे की शादी में एक पैसे का भी लेन देन नहीं करूंगा। और तुम्हारे जैसे परिवार से तुम्हारा क्या मतलब? हम सब इंसान एक बराबर ही हैं। नरेंद्र बाबू ने जीवेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा। नरेंद्र बाबू,
आज हम और हमारी बिटिया सचमुच धन्य ही हो गए। ये कहते कहते जीवेश की आंखों में नरेंद्र बाबू के लिए श्रद्धा के आंसू झिलमिलाने लगे और शोभिता कुछ ही दिनों में अपने भाग्य पर खुश होती हुई मधुर की दुल्हन बनकर कावेरी निवास में आ गई। पूरा परिवार था भी बहुत ही समझदार और संस्कारी। सभी लोग कुछ ही दिनों में शोभिता के गुणों के कायल हो गए। परिवार में बहुत ज्यादा संपन्नता नहीं थी तो किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। जैसा मायके का माहौल लगभग वैसा ही यहाँ का माहौल। कोई बहुत ज्यादा धन संपदा नहीं, बस थोड़ा बहुत ही अंतर। मध्यम वर्गीय परिवार का आपस में बहुत ही अच्छा संतुलन। लेकिन जब भी कभी मंजरी मायके आती तो शोभिता का मन उचाट सा हो जाता और कावेरी जी भी इस बात को बखूबी समझती। लेकिन मंजरी तो बिल्कुल भी नहीं समझना चाहती थी और शोभिता के मायके को लेकर व्यंग बाण छोड़ती ही रहती। इसी वजह से शोभिता मंजरी से थोड़ी कटी कटी सी भी रहती। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था और उसी गति में एक नन्हे से मेहमान ने शोभिता की कोख से आने की दस्तक दे दी और शोभिता की गोद में एक नन्ही मुन्नी बहुत ही प्यारी सी परी आ गई। परिवार में खुशियां सी छा गई। अब तो नन्ही परी के आने का उत्सव भी मनाया जाना चाहिए और सभी ने विचार विमर्श करके एक छोटा सा उत्सव मनाने का विचार बना लिया और आज परी के जन्म के उत्सव का आयोजन था। चारों ओर जैसे खुशियां छलकी पड़ रही थी। मंजरी भी अपने पति के साथ आई थी। शोभिता के मम्मी पापा भी अपनी नातिन के होने से बहुत ही ज्यादा खुश थे और उन लोगों ने अपनी सामर्थ्य अनुसार हर सामान की अच्छे से अच्छी व्यवस्था की थी। शोभिता के सास ससुर, ननद नंदोई और शोभिता मधुर और नन्ही परी के लिए कपड़े, परी के लिए ढेर सारे खिलौने, छोटी छोटी पायल और कमर की करधनी, सब कुछ बहुत हंसी खुशी संपन्न हो रहा था। सारे मेहमान आपस में बातें करने में व्यस्त थे। परी अपने बाबा की गोद में लेटी हुई मुस्कुरा रही थी और जैसे ही मंजरी ने देखा कि उसके पापा परी को कावेरी जी की गोद में देकर किसी जरूरी काम से बाहर निकल गए हैं, तभी मंजरी झट से आगे आई और शोभिता के मायके से आए सामान में मीन मेख निकालने लगी और उसके मायके वालों का मजाक उड़ाने लगी। सच बात है, शोभिता के मायके वालों को कभी भी अक्ल नहीं आएगी। ये क्या बिल्कुल छोटी सी करधनी, वो भी चांदी की, और कपड़े तो देख लो जैसे बाजार की सबसे सस्ती और छोटी दुकान से छांट कर लाए गए हो। पता नहीं कब समझेंगे ये लोग। इन लोगों को तो सामान देने की कोई समझ ही नहीं है। सामान तो मैं लाई हूँ, पूरा बाजार छांट छांट कर, एक से बढ़िया एक। हम लोगों की तो सचमुच किस्मत ही फूट गई है शोभिता भाभी को इस घर की बहू बनाने से। हमें क्या पता था कि उनका मायका इतना भी संपन्न नहीं कि ढंग से कपड़ों का लेन देन भी नहीं कर पाएंगे। मंजरी के शब्द इस समय तो बहुत ही ज्यादा कड़वे लग रहे थे और शोभिता तो वहीं पर बैठी सब देख सुन रही थी। आज उससे रहा नहीं गया और वो उठकर मंजरी के पास पहुंच गई। ननद रानी, अगर मेरा मायका संपन्न नहीं है तो फिर इसी निगाह से देखा जाए तो मायका तो आपका भी बहुत संपन्न नहीं है। हाँ, बस आपके ससुराल में आपके जैसी सुनाने वाली आपकी ननद नहीं है, शायद इसीलिए आप इतना ज्यादा कड़वा बोलती हैं। वैसे तो मैं ये बिल्कुल भी कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया बोलने के लिए। हर माता पिता अपने बच्चे को दिल खोलकर लेना देना चाहते हैं और वैसे ही मेरे मम्मी पापा ने हर सामान अपनी हैसियत से बढ़कर ही दिया। लेकिन आपको तो बस उन सामानों में नुक्ताचीनी ही निकालनी आती है। अगर आपको कोई सामान पसंद नहीं है तो मत लीजिए, लेकिन इस तरह से किसी की बेइज्जती तो मत कीजिए। आप हमेशा मेरे मायके वालों को जलील करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। आपको पता है, मेरे मम्मी पापा अपनी इच्छाओं को मारकर भी हमारे परिवार की खुशियों के लिए सामान संजोते हैं, जबकि यहाँ पापा साफ मना कर देते हैं उनको फालतू के रीति रिवाज निभाने के लिए। लेकिन फिर भी वो किसी मौके पर पीछे नहीं हटना चाहते। पर आपको उन सब बातों से तो कोई मतलब ही नहीं, बस कटु वचन बुलवा लो। शोभिता ये कहते कहते एकदम से हांफने लगी और उसका गला भर्रा उठा। उस समय और भी ना जाने क्या क्या कहती मंजरी शोभिता के मायके वालों को, लेकिन शोभिता ने सोचा कि अगर आज नहीं बोली तो फिर कभी नहीं बोल पाऊंगी और ननद रानी की हिम्मत मेरे चुप रहने से बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए शोभिता अपने मायके वालों का आत्मसम्मान बचाने के लिए आज बोल ही पड़ी। मंजरी बेटा, बिल्कुल सही कह रही है शोभिता। काश मैंने तुम्हारे मुंह पर उसी दिन ताला लगा दिया होता जिस दिन तुमने पहली बार शोभिता के मायके से आए हुए सामान की तौहीन की थी। तो मेरे घर की लक्ष्मी को आज तक इस तरह अपमान नहीं सहना पड़ता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम्हें अपना स्वभाव ऐसा ही रखना है तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे समझो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे।
क्योंकि मैं इस घर की बेटी के लिए इस घर की लक्ष्मी का अपमान नहीं सहूंगी। और हाँ, प्यार और सम्मान से रहना है तो इस घर के दरवाजे सदैव तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। कावेरी जी ने भी मंजरी के अहंकार को समाप्त करने के लिए और अपनी बहू का सम्मान बचाने के लिए अपना निर्णय कठोर शब्दों में सुना दिया। ये क्या कह रही हो मम्मी तुम? आज भाभी के लिए तुम अपनी लाडली बेटी का अपमान कर रही हो। मंजरी ने तमक कर कहा। मंजरी, जब हमारे घर की बेटी लगातार हमारे घर की लक्ष्मी का अपमान करने की तरकीब सोचती रहती है तो एक बेटी को अगर आईना दिखा भी दिया तो उसमें कोई बुराई नहीं। आज के बाद फिर कभी हमारी बहू का या उसके मायके वालों का अपमान करने की हिमाकत मत करना, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। कावेरी जी ने मंजरी को सख्त हिदायत देते हुए कहा। बिल्कुल ठीक कह रही है कावेरी। तभी नरेंद्र बाबू की भारी भरकम आवाज सुनाई पड़ी। बताओ, हमारे घर में ही हमारी बहू का अपमान होता रहा और मुझको कुछ पता ही नहीं चला। मंजरी, मैं कह रहा हूं, अभी के अभी अपनी भाभी से माफी मांगो, वरना घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। मंजरी चुपचाप खड़ी रही। तभी नरेंद्र बाबू की आवाज फिर सुनाई पड़ी। तुमने सुना नहीं मंजरी? मैंने कहा शोभिता से माफी मांगो। अब तो मंजरी से कुछ भी बोलते नहीं बना और वो जैसे ही शोभिता के पास पहुंची और उसने हाथ जोड़ने चाहे, तुरंत शोभिता ने उसके हाथ पकड़ लिए। नहीं जीजी, आप माफी मत मांगी, क्योंकि आप बड़ी हैं और हमेशा ही बड़ी रहेंगी। लेकिन इस भाभी का भी कोई सम्मान है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ये देखो मंजरी, इसको कहते हैं संस्कार, लेकिन शायद तुम्हारी समझ में कम ही आए, क्योंकि बड़े घर की बहू जो बन गई हो ना तुम। नरेंद्र बाबू ने प्रशंसा भरी नजरों से शोभिता को देखते हुए कहा। प्लीज पापा, मुझको माफ कर दीजिए। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आज और अभी से आपकी बिटिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। आज मंजरी की आंखों से सचमुच पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वहां बैठे सभी मेहमानों के सामने नरेंद्र बाबू और कावेरी जी का व्यवहार एक प्रेरणा बन गया और थोड़ी ही देर बाद पूरे उत्सव में हंसी खुशी का माहौल फिर से बन गया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।